जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो मैंने आपको बताया था कॉमन इलेक्ट्रोलिसिस में मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि जैसे हम एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाती है, जैसे मछलियाँ तैर रही होती है ना। तो इस तरह का जो कन्फ्यूजन है, वो आप अपना दूर कर लें, क्योंकि ये वाला जो काम होता है, ये सिर्फ़ इंटरफेशियल पे हो रहा होता है, सरफेस पे हो रहा होता है, एनोड और कैथोड की। बाकी इन सबको माइग्रेट करवाने के लिए एक जो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट का यूज़ और बहुत से और तरीके होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात थी जो आपको बताने वाली थी। बाकी जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शंस होते हैं उसका आपको बता दिया था एनोड और कैथोड जो पानी है उसमें भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। उनका आपस में कॉम्पिटिशन और उस कॉम्पिटिशन में कौन जाएगा आगे वो आपको लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये सारा उसी की डिटेल दोबारा से लिखी हुई है। फैराडे लॉ है, ये साइंटिस्ट ने 2 लॉ बनाए थे। ये रिलेट करते हैं आपकी किस चीज़ को वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। First or second law, the quantitative aspect of experimental electrolysis was summarized by Faraday in the year 1834 in two statements. इसने 2 statements दी, उसके बाद उनको हमने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ कह दिए। कुछ भी नहीं है, सिंपल चीजें हैं। इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं एम्पियर, कूलम्ब और फैराडे, ये फिजिक्स की टर्म्स हैं। और यहाँ पर जस्ट मैंने समराइज करके लिखा है केमिस्ट्री के, आप ताकि बहुत ज़्यादा आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। कूलम्ब इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पास थ्रू द सर्किट व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज। अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है पर सेकंड में, पर सेकंड जब भी आएगा इसका मतलब है रेट है, ठीक है? तो उस वक़्त जो इलेक्ट्रिसिटी जो उसके सर्किट में से पास होगी उसको हम कूलम्ब से मेज़र करते हैं। फैराडे इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और एनी अदर एलिमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपको पता है एनोड और कैथोड पे आपको पता है डेपोज़िशन होती है। यानी कि वहाँ पर हम जब जैसे सोडियम क्लोराइड का ऊपर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, तो Na पॉज़िटिव जो है वो कैथोड के ऊपर जाके वहाँ पर प्योर सोडियम हमें वहाँ पे लिबरेट होता है। तो वो अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर इन्होंने उसके साथ कैलकुलेशन की कि अगर 1 ग्राम सिल्वर हमें मिल जाता है या कोई और मेटल मिल जाती है, तो उसके लिए कितनी बिजली का इस्तेमाल होगा, वो फैराडे है। एम्पियर उसी से ये एक दूसरे से फैराडे और एम्पियर का देखें डेफिनेशन में कोई आपस में इंटरलिंक है। इज़ द करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड, अगर वो 1 सेकंड के लिए और पॉइंट टेट्रा 0104 ग्राम हाइड्रोजन और पॉइंट डबल जीरो ट्रिपल वन 8 ग्राम सिल्वर अगर हमें मिल जाती है, तो वो जो करंट है पास थ्रू द सर्किट, वो हम 1 एम्पियर उसकी कैलकुलेशन, यानी कि ये इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड ही डेफिनेशंस हैं तीनों। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, ये कहता है कि जितना भी आपको सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मिलता है, जितनी ज़्यादा बिजली पास होगी उतना ज़्यादा मिलेगा। ये भी कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी तो उतना ज़्यादा हमें वेट मिलेगा। और उसके बाद जो Q है, ये अपना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के हैं। यानी कि जितना वेट हमें मिला लिबरेट हुआ उस पे मैं उसका weight of a substance liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ठीक है? Q जो है वो एम्पियर और टाइम से इसको रिप्लेस किया गया और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रिप्लेस किया Z से। Z कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इस कांस्टेंट को कहते हैं। और सेकंड लॉ जो है वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। वो ये कहता है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट 2 किस्म के इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक है फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, एक है सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन बिजली अगर हम एक जैसी पास करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट की बेस पे हमें जो ज़्यादा जो लिबरेट होगा सब्सटेंस, वो इक्विवेलेंट वेट की बेस पे, यानी कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा लिबरेट होगा। अगर एक जैसी बिजली 2 डिफरेंट किस्म में के इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास की जाए, ठीक है? Are directly proportional to the chemical equivalent weight of substance. For example, if same quantity of electricity is passed through solution of copper sulfate and silver nitrate, then the quantity of copper and silver deposited
on respective electrodes are in proportional to their equivalent weight। ठीक है, ये नीचे उसका लिखा हुआ है। अब आगे जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जो मैंने आपको स्लाइड्स में भी शेयर की थी ना, वो जो मैंने आपसे कहा था ये वाली एप्लीकेशन का, मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी वो दी थी मैंने रेडॉक्स की एप्लीकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस भी रेडॉक्स की एक टाइप है एक तरह से ना। तो इसकी ये जो एप्लीकेशन है ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस की मैंने इसमें लिखी है। वो चूंकि उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस की थी, तो वो आप रेडॉक्स की मतलब एक खास जो इलेक्ट्रोलिसिस उसका एक टॉपिक है, उसके अंदर हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये उसमें से थोड़ी सी को एड अप की है, जो आपको मैंने स्लाइड्स दी थी, कुछ उधर से कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नया है। इसको थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि ये टॉपिक जरा अच्छे थे, तो मैंने कहा जरा आपको डिटेल से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपको मैंने बताया था कि बहुत इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अच्छा फिनोमेना है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है किसी भी मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर। वो जितनी बारीक होगी, जितनी इवन होगी, उतनी ज़्यादा वो अच्छी समझी जाती है और उतनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ है। उस लेयर को लेने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट की जो टेम्परेचर है, उसकी जो कंडीशंस हैं, फिर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर, फिर एनोड और कैथोड के ऊपर, ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस की मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस बाय व्हिच अ थिन और कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ अ लेस रिएक्टिव और मोर नोबल मेटल, जो कि इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, इज डिपॉजिटेड ऑन। इतनी ज्यादा नॉन रिएक्टिव हम मेटल को क्यों करते हैं? ताकि वो उसको क्रोजन से बचा सके दूसरी मेटल को। दूसरी मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो उसके ऊपर हम एक ऐसी मेटल की कोटिंग कर देंगे जो कि लेस रिएक्टिव होगी, ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ना कर सके और उस मेटल की लाइफ बढ़ जाए। उस कोटिंग का फायदा तो हो ना। मतलब ये तो नहीं है कि वो जो ऊपर वाली कोटिंग की है वो भी मेटल की है, नीचे भी मेटल है, तो दोनों एक जैसे रिएक्टिव होंगे तो फिर हमें क्या फायदा? हमने फिर शेड चेंज करना है या उसका स्टाइल मारना है, तो वो तो नहीं होता। हम जो भी इंडस्ट्री पे प्रोसेस करते हैं उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव को हम डिपॉजिट करवाते हैं मोर रिएक्टिव के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, मेटल सरफेस को क्लीन करते हैं। पहले हम अल्कली के साथ उसको ग्रीस वगैरह रिमूव करते हैं, फिर हम एसिड के साथ रिमूव करते हैं, ताकि कोई अगर लोहा है तो उसमें जो ऑक्साइड्स हैं या जंग लग गया वो उतर जाए। तो उसमें फ़ायदा हो जाता है कि उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ अगर नीचे होगी, तो उसी के ऊपर अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी तो उसका फिर इतना ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलता। वो मतलब वहाँ से वो समझ लेंगे जैसे कच्चा पेंट रह जाता है, वो वाला चीज़ हो जाती है, मतलब वहाँ से फिर उखड़ जाएगा। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मेड कैथोड। जिस आर्टिकल को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम कैथोड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? द मेटेलिक आयंस आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दस गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। कैथोड के ऊपर वो डिपॉजिट होंगे, तो वो कैथोड को हम उस मेटल को हम कैथोड बना लेंगे, और जिस मेटल को हमने ऊपर उसके चढ़ाना है उसको हम एनोड बना लेंगे। ठीक है, प्योर मेटल विच इज टू बी कोटेड। ठीक है, जैसे अगर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है, निकल की करनी है, तो एनोड एनोड जो है वो निकल का होगा। कैथोड जो है फॉर एग्जाम्पल लोहा है, लोहे के ऊपर हमने निकल की कोटिंग करनी है, तो लोहा, आयरन, ठीक है, फेरस, वो उसका होगा हमारा कैथोड। साथ हम करंट देंगे एनोड, और यहाँ पर ये नीचे पिक्चर है, वहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, उसका थोड़ा से प्रोटोकॉल्स हैं उसके सॉल्यूशंस के भी, कि वही जो मैंने आपको बताया कि बारीक और कोहेरेंट ब्राइट डिपॉजिट लेने के लिए लो करंट डेंसिटी हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जितना इसको ऑप्टिमाइज किया जितना ज़रूरी है उस टेम्परेचर को हम वहाँ पे कंफर्म करें, उसकी चेंज ना हो। लो मेटल आयन कंसंट्रेशन, मेटल आयन की कंसंट्रेशन कम हो, स्लो प्रोसेस होगा तो उतनी अच्छा काम होगा। द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसकी चॉइस के लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमने सोचा। हाँ, उसका जो सोल्यूशन है वो भी उसी का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिल्वर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो भी निकल का होगा। यानी कि जो मेटल लेस रिएक्टिव और ऊपर चढ़नी है ना, उसी का ही सॉल्यूशन हमने यूज करना है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए? इट शुड बी हाईली soluble इन वाटर, इट्स सॉल्यूशन शुड बी रीजनेबली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स सॉल्यूशन शुड बी स्टेबल टुवर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बड़ी मैटर करती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल दी है
कि कैथोड जो है वो हमने लोहे का नेल, एक जो ये नीचे पिक्चर में देखें, ठीक है, ये लोहे के नेल के ऊपर हमने उसको हमने कैथोड बना लिया और निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी, निकल का हमारा एनोड हो गया और जो सोल्यूशन है हमारा वो निकल सल्फेट का हो गया। ये प्रोटोकॉल होता है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है। ये उनके नीचे रिएक्शंस हैं, बाकी चीजें आप समझ लें। ये जो नीचे पिक्चर्स है ये भी ये उसकी आपकी स्लाइड से ली है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी। इसमें चूंकि सोल्यूशन का जिक्र नहीं था इसलिए फिर मैंने ये फिर ऊपर अलग से दी, और ये वही पिक्चर आपके लिए रेफरेंस में जो मैंने पहले दे दी सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, वहां से मैंने ये पिक्चर उठा के ये आपको दोबारा से लिख दी है। ये भी पिक्चर थी कि जिंक और कॉपर कैसे एक दूसरे से एनोड और कैथोड बन के उसमें से। अच्छा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करना हो अगर मेटल्स में से, तो वो भी हम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। ये भी उसी तरीके से आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, तो इतना मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे प्योर कॉपर लेना हो तो कॉपर हम उसको कैसे लेते हैं, ये सारा उसी तरह से लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, ये भी जरा थोड़ा सा उसी तरह से, चूंकि ऊपर वाले से लिंक है उसी की सारी केमिस्ट्री, इसलिए यहाँ पर इसकी इक्वेशंस वगैरह या वो नहीं लिखा हुआ, जस्ट बताया। एनोडाइजिंग प्रोसेस, ये भी उसी तरह से है, उसके ऊपर कोटिंग है, जैसे एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, ये उसका सारा रिएक्शन लिखा हुआ। बेसिक कंसेप्ट वही है कि एक एनोड और कैथोड का जो डेपोजिशन है उसकी बेस पे हम सारी। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है इसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो इंडस्ट्री में हम करते हैं वो है सोडा ऐश की प्रोडक्शन, ठीक है। ये आईसीआई का सोडा ऐश का प्लांट लगा हुआ है ख्योड़ा के अंदर, नमक का, क्योंकि नमक से ही सोडा ऐश बनाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। तो ये बहुत इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोलिसिस का ये बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से हम बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नमक और वाटर के साथ NaOH बनता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये इसका बेसिक रिएक्शन होता है, ये उसका प्लांट और सारी डिटेल है, ये आप देख लें, ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जो एक चीज़ आपको मैं बताऊं, समटाइम हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है वाटर का, तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से, H2 और O2। ये बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो नॉर्मली हम इंडस्ट्री में इसको इतना प्रमोट नहीं करते अनटिल हमें प्योर हाइड्रोजन गैस ना चाहिए हो। तो इसलिए ये मैंने सारी इसमें डिटेल लिख ली है। तो बाकी जो अगर अगर इलेक्ट्रोलिसिस करना हो, अच्छा उसका मैं वाटर वाला ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि मैंने कहाँ लिखा है ताकि फिर आप बाद में ढूंढते ना रहे। ये देखिए, नहीं ये नहीं ऊपर है, ठहरे। वो बार इसमें लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि जनाब ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का अगर हाइड्रोजन लेनी हो तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन वो एक्सपेंसिव प्रोसेस इस तरीके से दूर हो सकता है कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो सकता है। तो वो थर्मल एनर्जी का उसमें रोल है, अगर जो हमें थर्मल एनर्जी कहीं पे सस्ती मिलती है तो फिर हम करते हैं, अदरवाइज एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ता है अगर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करें वाटर का, ठीक है। उसका हाइड्रोजन लेने के लिए, फिर हाइड्रोजन को फिर हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए तो फिर हम कॉस्ट नहीं देखते, तो वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि कॉस्टिंग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको भी डिस्कस किया। बाकी ये जो नीचे हैं रिएक्शंस, ये जो ये वही है ड्राई सेल और अल्कली सेल।
ये जो आपकी स्लाइड के थे ये वही दोबारा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, जरा बड़ा करके, ताकि आपको नजर आ जाए एसिड और ड्राई सेल में क्या फ़र्क है, और अल्कलाइन और एसिडिक में, और ये स्टोरेज बैटरी, और ये आपका सारा है। तो इसमें नई चीज़ जो मैंने ऐड की है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बाकी आपकी वही है। सर जी जी सर ये जो रस्टिंग होती है सर, इसको भी तो रिवर्स करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। हाँ जी, आप करते हैं, लेकिन बात वही है, देखें सऊद, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, आप कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस करते हैं ना, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि उसके लिए हम सबसे पहली चीज कॉस्ट जरूर हम सोचते हैं, ठीक है। हम ये जी सर। देखते हैं कि आया जो क्रोजन है ना, क्रोजन को हम अगर दूर करना चाहें, अगर मैं लोहे के पाइप लगे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में और मैं चाहता हूं कि मेरी वहां से जंग दूर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको रिवर्स करने की और उसको खत्म करने के लिए जो कॉस्ट लगाऊंगा, आया वो ज्यादा है, या मैं पाइपलाइन उखाड़ के फेंक दूं और नई पाइपलाइन लगा दूं, वो सस्ती पड़ेगी। हम इंडस्ट्री, जैसे मैंने सर आपको अभी बताया, वो तो ठीक है, लेकिन सर रस्टिंग तो इरिवर्सिबल नहीं है। रस्टिंग इरिवर्सिबल है, लेकिन जो हमारा, मैंने आपको जैसे लास्ट स्लाइड भी एक शो की थी जिसमें मैंने आपको रिएक्शन शो किया था कि आयरन Fe3 से Fe2 में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस इरिवर्सिबल सर। नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन जो इस पे कॉस्टिंग और बाकी चीजें हैं ना, वो हमारी बहुत ज्यादा होती हैं। इरिवर्सिबल तो अगर आप खुद सोचें ना कि उसको अगर इरिवर्सिबल लेंगे, फिर उसको हम दोबारा से चीज बनाएंगे, पहली बात तो ये, अगर उसको इरिवर्सिबल अपना रिवर्सिबल रिवर्स करते हैं, तो उसके बाद वो आया उसी फॉर्म में तो नहीं आएगी ना जिस फॉर्म में थी पहले। मतलब Fe2 में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन आया वो उस जो जो हमने पुर्जा बनाया होगा, जो ओरिजिनल चीज, फॉर्म थे। हाँ हाँ, ओरिजिनल जो हमने उसकी ढलाई की हुई थी, दूसरे लफ्जों में, वो तो नहीं होगी। फिर दोबारा से उसको ढलाई करेंगे, तो हम आमतौर पे जंग आलूद लोहे को कौन करता है, मतलब उसको तो फिर वो रिसाइकल होता है ना, वो चीजें बन जाती हैं दूसरी। तो इसलिए बहुत सी चीजें इनमें से ये यस भी सर। देखनी, इंडस्ट्री में करते हैं रिसाइकल इसको, लेकिन वो उसको फिर इकट्ठा सारा लेके ना, ये बहुत से रिसाइकलिंग प्रोसेस वाले करते हैं इन चीजों को। सर वो ना असल में यूट्यूब पे वीडियोस देखी हुई है ना रिस्टोरेशन की, तो हम्म। सर उसमें वो करते हैं, उनसे एनोड बनाते हैं और साथ वो, और वो बिल्कुल तकरीबन 99% सर वो पुराने जैसे ही बना देते हैं। तो हाँ, मैं इसलिए वही कह पूछा रहा हूँ था। कि उसकी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि होती है, लेकिन हम इंडस्ट्री में इसको नहीं करते रेगुलर प्रोसेस। जी सर, वो और तो जो, शौकिया करते हैं। नहीं नहीं, शौकिया नहीं, ये इसकी एक अलहदा लाइन है, नहीं वो जैसे वो, यूट्यूब वाले। नहीं नहीं, वो भी करते हैं, मैं बताता हूँ उसकी, मैं आपको, वो भी यूट्यूब पे जी भी गलत नहीं है। उसमें ये है कि जैसे ये हमारे कबाड़िए जो होते हैं, जी जी ठीक है, रिसाइकलिंग वाले, जैसे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही होती है, रिसाइकलिंग नहीं होती, रीयूज होता है, उसका प्लास्टिक दाना बनाया, उसको यूज किया, इस तरह लोहा भी हमारा बिकता है। आपके घरों में वो आते नहीं है, पुरानी जुतियां दे दो, लैलन दी जुतियां जी दे जी सर। दो, या पुराना टीन टब्बर, वो जो दुनिया जान की चीजें मांगने आते हैं, वो क्या करते हैं इसका, वो रिसाइकलिंग ही करते हैं ना। तो यस उसमें सर। जंग भी लगा होता है, तो उसको या तो वो सेपरेट करते हैं, या फिर उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में किसे गुजारते हैं। इस तरीके से आपकी जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज में से भी तो वो मेटल निकालते हैं उसको, ठीक है। जो जी सर। आपकी बैटरीज खराब हो जाती हैं वो भी सेल होती है। तो वो उसमें से वो अगर देखा जाए तो वो तो करोड हो चुका होता है, उसमें से भी कई चीजें एनोड कैथोड कौन से ओरिजिनल हालत में होते हैं। अगर वो ठीक हालत में होते तो बैटरी डेड ही क्यों होती। तो उसको भी रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस एक पूरी इंडस्ट्री है, वो उन लोगों का काम ही है, उन्होंने यही करना होता है, ठीक है। और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया इससे बहुत करोड़ अरबपति मैंने कबाड़िए देखे हैं। जी सर। करोड़पति कहने लगा था, मैंने अरबपति बोल रहा हूँ। इतना पैसा है इन लोगों के पास, कबाड़ियों के पास। और कहने को वो कबाड़ी का लफ्ज हमें थोड़ा सा इंसल्टिंग सा लगता है, लेकिन कबाड़िए आप देखें तो माशाल्लाह उनका टोट टब्बर उनका देखने वाला होता है, उनकी कोठियां, उनकी गाड़ियां देखने वाली, पता लगता है कि कबाड़िया जा रहा है। और बड़ा रिस्पेक्टेबल बंदे होते हैं सोसाइटी के। इसको मतलब आम बंदा नहीं आप कह सकते। तो ये जी एक सर, अच्छी हमारे चीज इधर है। भी एक है, हाँ वो भी यही लोहे का कबाड़ का काम करके अमीर हुआ है। हाँ, बड़े, और ये आपको पता है ये कबाड़ का और स्क्रैप का काम इंटरनेशनल बड़ा हो रहा है। मतलब अगर आप बाहर की दुनिया से इंपोर्ट लोग करते हैं, और जो शिप होते हैं, पुराने शिप होते हैं, वो शिप काट के जी जी। एक मुल्क से दूसरे में, उसमें लोहा होता है इतना, वो उसमें इतनी इतनी मेटल्स होती हैं। आजकल एक और बताऊं आपको, जो हमारे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मटेरियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से
मटेरियल साइंस में हम बहुत से ऐसे अलॉय और डिफरेंट किस्म के हमारे कंपोजिट अब आजकल बन रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, उनकी रिसाइकलिंग है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, जो पुराने हमारे कंप्यूटर होते थे ना, अब तो खैर लैपटॉप का दौर है, जब आप पैदा हुए हमारे बचपन में होता था 486 पेंटियम 1 2 3 4 इस तरह से आते होते थे। जी सर, पेंटियम 4 तो चलाया हुआ है। हाँ, लेकिन उससे भी पीछे जाए तो 486 था जब स्टार्ट हुआ था, बहुत हैवी किस्म का कंप्यूटर होता था। उसके अंदर जो चिप थी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, उसके अंदर गोल्ड इस्तेमाल होता था, ठीक है? ओह! गोल्ड, वो गोल्ड को रिसाइकलिंग भी करते हैं लोग, आपको पता है? मतलब वहां से पुराने कंप्यूटर उठाते थे और उस गोल्ड को उसमें से डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके रिसाइकल किया, और बहुत सी दुनिया ने ये काम किया है। और इसके ऊपर पीएचडी लोगों ने रिसर्च करके की हुई है, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। जो हम चीजें यूज करके फेंक देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम फेंक देते हैं, उसमें से मेटल्स को निकालना, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं वो कहने का मकसद ये है कि अगर रिसर्च करें तो एक्सट्रैक्शन और ये सारा कुछ, एक मुझे प्रोफेसर साहब हैं एक मिले, ये पिछले 2018 की बात है। वो बकायदा गोल्ड को इसी तरह से चीजों में से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे लैब में। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? कहते मैं सोना बना रहा हूँ। मैं कहा सोना बना रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? तो कह रहे थे एक्सट्रैक्ट ही करना है, बनाना किसने? तो वो मतलब इस तरह से मुख्तलिफ चीजों में से जिनमें पॉइंटों के अंदर होता था, उसको डिसॉल्व करते थे, फिर उसको फिल्टर करते थे, फिल्टर करके उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म गोल्ड की उसके अंदर कन्वर्ट कर देते। मतलब गोल्ड का रिएक्शन करवा के कुछ बनाया, फिर उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको दोबारा से रिएक्शन करवा के ओरिजिनल गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से, और वो भी अगर आप ओरिजिनल गोल्ड की जैसे ओरिजिनल सिल्वर मिल जाता है, और इस तरह से आप ओरिजिनल गोल्ड भी, मेटल ही है ना, उसमें से निकाल के आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से गोल्ड भी अपना रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं इसकी एप्लीकेशन, अगर आप देखें तो। एनीवे ये मतलब एक अच्छा टॉपिक है, इस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो मुझे आप लोगों ने मुझे डेली लाइफ में रेडॉक्स की एप्लीकेशन जो भेजी थी, उनमें से मैं एक दो असाइनमेंट्स जो अच्छी बनी हुई है, मैं वो आपको वो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा। और ये भी सारा आपको जो मैंने पढ़ा दिया है, ये भी आपका इसी में इंक्लूड होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है ना, वो हैं हमारे